मेरी बहन की शादी हुई तो मैं बहन के घर कुछ दिन रहने चली गई, क्योंकि जीजा काम पर चले जाते थे और बहन घर पर अकेली होती थी। इसलिए बहन कहने लगी कि तुम मेरे साथ रहा करो। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैं गर्भवती हो गई और मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। बहन ने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया। पति कहने लगा कि मेरी तुम्हारी बहन के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं तो इसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। लेकिन बहन घर छोड़कर चली गई। फिर जीजा ने मुझे कहा कि अपनी बहन पर नज़र रखो। मैं भी घर आ गई और बहन पर नज़र रखने लगी। एक रात मुझे बहन के कमरे से कुछ आवाज़ें आईं। जब मैं कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन की शादी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी बचपन चुप चुप सी थी। शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने के सोच में मायूस हो जाती है। हम 2 बहनें और वैभव भाई था। मेरे पापा मर चुके थे। हम 2 ही बहन थे, इसलिए हम में दोस्ती भी बहुत थी। बहन के जाने का सोचकर तो मैं उदास होने लगी थी। उसके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाती, क्योंकि मेरी अपनी बहन मुझे बहुत प्यारी थी। मैं हर बात अपनी बड़ी बहन से ही करती थी। वो भी मुझसे दूर होने से उदास रहती थी। शादी के वक्त वो मम्मी के गले लगकर रोने लगी, फिर मुझसे मिलकर भी बहुत रोई। मेरे जीजा ने जब उसे इस तरह से उदास देखा तो मेरी मम्मी से कहने लगे कि प्रिया को भी साथ भेज दो, नीलू का दिल लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर में नीलू के अलावा कोई और तो नहीं है, वो अकेली रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी तुरंत से तैयार हो गई। मम्मी ने कहा कि ज़्यादा दिन बहन के घर मत रहना, बस कुछ दिन के बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे जीजा के अलावा कोई और न था, वो अकेले ही थे। उनके मम्मी पापा भी मर चुके थे। रात में मैं एक अलग कमरे में सोने चली गई। लेकिन अभी मुझे आधा घंटा ही ना गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ। नीलू दीदी और सौरभ भाई तो अपने कमरे में होंगे और सौरभ भाई यहाँ अकेले रहते हैं, तो इस वक्त मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है। मैं कुछ डर सी गई थी। लेकिन दरवाजे पर मुझे सौरभ भाई की आवाज़ आई कि प्रिया दरवाज़ा खोलो। मेरा डर खत्म हो गया। मैंने बेड से उठकर फौरन से दरवाज़ा खोल दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारी दीदी बहुत रो रही है, तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम उसके साथ ही सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। मुझे यह बात सुनकर कुछ हैरानी सी हुई। आज से पहले तो दीदी के सर में कभी दर्द ना हुआ था, लेकिन हो सकता है नीलू दीदी को मेरे साथ सोने की आदत है, इसलिए मुझे बुला रही हो। मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ ठीक सी हो गई थी। मैंने कहा कि दीदी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है। कहने लगी कि तू मेरे पास सो जाओ, मुझे यहाँ ना जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही है। मम्मी बहुत याद आ रही है। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी हुई थी। मैंने कहा कि मेरा यहाँ आपके कमरे में रहना अच्छी बात नहीं है, मैं कैसे सो सकती हूँ। सौरभ भाई क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मैं चुप सी हो गई थी। मैं उनके बेड पर लेट तो गई थी, लेकिन मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी कपड़े बदलकर मेरे पास लेटकर सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पंक्तियां बिखरी हुई थी। कमरे में गुलाब के फूलों के नेट बनी हुई थी। दुल्हन के पहले दिन के कमरे को देखकर अपने आप पर बहुत बुरा लग रहा था, मगर काफ़ी देर के बाद मुझे नींद आई थी। जब मैं सुबह उठी तब भी दीदी सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन में शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई 2 लोग बातें कर रहे हो। जब मैं किचन में गई तो सौरभ भाई नाश्ता बना रहे थे और एक नौकरानी भी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, साहब जी आपकी दुल्हन तो बहुत प्यारी है। वो समझी कि शायद मैं नीलू दीदी हूँ। सौरभ भाई की मेरी तरफ पीठ थी। उन्होंने पलटकर मुझे देखा तो हंसने लगे। नौकर से कहने लगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो नीलू की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि मैं क्या नाश्ता करूँगी। मैंने कहा कि आप बाहर जाकर बैठ जाएं, नाश्ता मैं बना दूंगी। वो कहने लगे, नहीं नहीं मैं बना लूँगा, मुझे आदत है ये सब काम करने की। तुम जरा अपनी बहन को उठा दो, नौकरानी को उसे देखना है, कब से मेरा सिर खा रही है।
सौरभ भाई ने मुस्कुराते हुए नौकरानी की तरफ देखकर कहा। मैं किचन से बाहर आ गई। जब कमरे में गई तो दीदी अभी तक सो रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो वो गुस्से से कहने लगी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने कहा, दीदी आप उठकर नाश्ता कर लो। वो उठकर बैठ गई, मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने सौरभ भाई के साथ नाश्ता टेबल पर रख दिया। दीदी भी तैयार होकर बाहर आ गई थी। सौरभ भाई के साथ टेबल पर बैठ गई। सौरभ भाई ने उनका पहचान नौकरानी से करवाया। नौकरानी की खुशी का जवाब भी दीदी ने गुस्से के अंदाज में दिया। पूरा दिन दीदी अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातें करती रही। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। सौरभ भाई किसी काम से बाहर चले गए। रात को जब वो लौटे तो खाना खाने के तुरंत बाद दीदी फिर से सर का दर्द कहने लगी। सौरभ भाई परेशान हो गए। मैं तो सोच में पड़ गई कि दीदी के सर में फिर से दर्द क्यों शुरू हो गया। सौरभ भाई दीदी से कहने लगे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन दीदी कहने लगी कि अभी नहीं, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर दीदी मुझसे कहने लगी कि प्रिया मेरे कमरे में आकर मेरा सिर दबा दो। मैं उठकर उनके कमरे में चली गई और दीदी का सर दबाने लगी। दीदी मुझसे कहने लगी कि आज भी तुम रात को मेरे साथ ही सो जाना। मुझे दीदी की ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। कल भी आपने मुझे अपने साथ सुला लिया था। सौरभ भाई क्या सोच रहे होंगे? मैं तो कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर दीदी रोने लगी। कहने लगी, मुझे अकेला इस इंसान के पास मत छोड़कर जाओ। जैसा ये आदमी नजर आता है वैसा है नहीं। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकी दिया है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसलिए अभी यहाँ से मत जाओ और मेरे पास सो जाओ। दीदी की बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी उन दोनों के बीच में कि दीदी जीजा से इतना डर रही थी। दीदी के चेहरे पर भी अजीब सी डर दिख रही थी। मैं आज भी दीदी के साथ ही सो गई थी। दूसरे दिन भाई मुझे वापस में लेने आ गए थे, लेकिन मैं जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कुछ दिन दीदी के साथ ही रहूंगी। मैं ये देखना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है, दीदी क्यों अपने पति से इतना घबरा रही है। सौरभ भाई अच्छे ही दिखते हैं। दीदी ने भी मेरे भाई से कहा कि प्रिया को मेरे पास रहने दो, 1 माह बाद आकर ले जाना। भाई मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। अब मैं सौरभ की हरकतों को नोट करने लगी। वो खाने के दौरान भी दीदी को घूर घूर कर देखते रहते थे। दीदी उनके इस तरह से घूरने पर भी घबरा जाती। ना जाने ऐसे क्यों थे, जबकि मुझसे बिल्कुल ठीक से बात करते रहते, छोटी बहनों की तरह समझते थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक बार खाना खाने के वक्त जीजा ने दीदी से कहा कि वो उनके साथ आइसक्रीम खाने चले। ये सुनते ही दीदी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। दीदी ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। कहने लगी कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती। प्रिया को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप प्रिया को अपने साथ लेकर जाएं। सच में आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी। सौरभ फिर से दीदी को घूरने लगे, लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। मुझसे हंस हंस कर बातें करते रहे। कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत ही सरल मिजाज की है, लेकिन तुम्हारी आदत अच्छी है। मुझे उनकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। कहने लगे, मुझसे तो बात करती ही नहीं, मुझे देखकर डरने का ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे मैं कोई भूत हूँ। वो इस बात पर मुस्कुराए। मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। मैंने भी बात मजाक से ख़त्म कर दी। एक बार मेरी रात को आँख खुली तो मुझे दीदी के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। ना जाने किस बात पर बहस थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पहले तो सोचा कि मुझे पति पत्नी की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जब बहस हो गई और लड़ाई जारी रही तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं दीदी के कमरे के पास पहुंची तो दीदी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। सौरभ भाई का असल रूप तो अब मेरे सामने आने लगा था। वो भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, बंद करो अपना रोना धोना। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं। दीदी कहने लगी कि मैं ये बात नहीं मान सकती। मैं प्रिया को वापस नहीं भेजूंगी। मेरी बहन आपको क्या कहती है, उसे 1 महीने तक मेरे साथ रहने दे, मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत है।
मेरी सर में बहुत दर्द है, भगवान के लिए मुझे सुकून से सोने दे। जीजा खामोश हो गए। मुझे उनका असली रूप देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं अपनी दीदी को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी दीदी को मेरी ना जाने क्या ज़रूरत थी। अब भी जीजा का रवैया मुझसे पहले जैसा ही था, लेकिन अब तो वो मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। रात में मेरे लिए रोज कभी जूस तो कभी आइसक्रीम लाकर देते, जिसे खाते ही कुछ देर के बाद मुझे नींद आने लगती थी और मैं ऐसी गहरी नींद सो जाती थी कि सुबह ही मेरी आंख खुलती थी, लेकिन दीदी का चेहरा उतरा हुआ होता। एक बार तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। दीदी मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझे बताई, मेरे तो सुनकर होश ही उड़ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी बहन भी परेशान हो गई थी। मैं तो रोने लगी थी। मैंने घर आते ही दीदी से कहा कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन दीदी कहने लगी, नहीं, वो सच कह रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। देखा ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। प्रिया, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी इज्जत खराब कर दी है। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ये कहकर दीदी भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि जीजा मुझे जो जूस और आइसक्रीम लाकर देते थे, शायद उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो पीते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। शायद मुझे नींद का जूस पिलाकर उन्होंने, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि जीजा ऐसे घटिया हो सकते हैं। मुझे उनसे नफरत सी महसूस होने लगी और रात को जब जीजा घर आए तो मेरे लिए जूस लेकर आए थे। मैं तो उनके तरफ देख ही नहीं रही थी। दीदी ने गुस्से से उनका कॉलर पकड़ ही लिया था। कहने लगी कि घटिया इंसान, तुमने मेरी बहन को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दीदी के बोलने की अंदाज और गुस्से पर वो यूं अनजान बने बैठे थे जैसे बहुत ही मासूम हो। कहने लगे कि नीलू क्या बोल रही हो, होश में तो हो। मेरी दीदी रोने लगी। उनका कॉलर छोड़कर कहने लगी कि प्रिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सौरभ भाई की रंग भी उड़ गई। वो मुझे हैरानी से देखने लगे। मेरा जी चाहा कि मैं उनका मुंह ही नोच लूं। दीदी ठीक कहती थी कि ये जैसे हैं वैसे नजर नहीं आते। मैं ही बेवकूफ़ बनी थी, उन्हें अपना भाई समझी थी। उनके घटियापन के शायद कोई हद ही नहीं थी। अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे कि प्रिया को अपनी छोटी बहन समझता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। सौरभ भाई चिल्लाकर दीदी से बात करने लगे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कह दिया, क्या आप तो मुझे बहन कह कहकर इस बात की सारी रिश्ते को गंदी से काला कर दिया है। आप मुझे नशा वाला दवा डालकर जूस पिलाते थे ताकि मैं सो जाऊं, और आप, मेरे पास तो आप जैसे लफ्ज़ ही खत्म हो गए थे। मैं रोने लगी। इसी वक्त मेरा भाई वहां पहुंच गया। शायद दीदी ने उसे बुला लिया था। उसने सौरभ भाई को खूब मारा। वो मार खाते हुए भी अपने पाप को कबूल नहीं रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मैं किस पर शक करती। मैं जीजा के घर ही रह रही थी। वहाँ सिर्फ सौरभ भाई ही थे। वो मुझे जूस लाकर देते रहते थे, जिसे पीते ही मैं होश खो बैठती थी। मेरे भाई ने उसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया था और हम दोनों बहनों को लेकर वापस घर चले गए। घर जाते ही दीदी मम्मी के साथ गले लगकर रोने लगी। कहने लगी कि प्रिया को सौरभ ने बर्बाद कर दिया है। मैं तो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। अब मेरी मम्मी तो सुनते ही दिल पकड़कर बैठ गई। मेरा भाई भी कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उनके साथ गले लगकर फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोती रही। मेरी बहन अपने ही पति पर डिवोर्स का केस कर दिया था। मेरी माँ 5 दिन से बीमार बिस्तर पर पड़ी रही। मैं खुद को कमरे में बंद कर लिया था और रोती रहती थी। उस वक्त दीदी ही थी जो पूरे घर को संभाले हुए थी। मम्मी को भी वही संभाल रही थी। मेरी बहन कितनी अच्छी थी। अगर वो मतलबी होती तो मेरी खातिर अपना बसा बसाया घर न छोड़ती। मुझसे ये कहती कि तुम गलत हो, वापस घर चली जाती। तुम्हारे लिए मैं क्यों अपना घर बर्बाद करूं? लेकिन दीदी तो मेरे खातिर अपना घर बर्बाद कर दिया था। 20 दिन में मम्मी भी काफ़ी
सही हो गई थी। मैं खाना पीना तक छोड़कर बैठ गई थी। दीदी ही मुझे ज़बरदस्ती कुछ खिला देती थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं तो बर्बाद होकर रह गई हूँ। भला मुझसे शादी कौन करेगा। लेकिन 20 दिन के बाद जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कमरे में आकर कहा, मैं हैरानी से उनका मुँह देखते ही रह गई। मम्मी कहने लगी कि कल वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और मेरा अबॉर्शन करवा देंगी। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी कि अभी यह बात घर पर ही है, घर पर ही खत्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती। अगले दिन मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी किए। जो पहाड़ मेरे सिर पर फटा वो मैं ही जानती थी। मैं डॉक्टर की शक्ल देखती ही रह गई। मम्मी भी मुझे हैरत से देख रही थी। हम लोग घर वापस लौट आए। कमरे में बैठी अपना चकराता सर अपने हाथों से पकड़ लिए। मेरे साथ ये क्या हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता था। मैं किसके बात पर भरोसा करूं, किसके बात पर नहीं करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपनी दिमाग की नस खींची हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं बिल्कुल चुप सी थी। चंद दिन मेरे कॉलेज खुल गए थे। कॉलेज जाने लगी। दीदी का केस भी आखिरी डेट पर था। शायद इसी डेट पर उनकी डिवोर्स हो जाती। मैं कॉलेज जाने लगी थी। मेरी दोस्त ने भी मेरी पीली रंगत देखकर वजह पूछने लगी। मैं उन्हें क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मुझे बुखार था। कुछ दोस्त तो मुझसे मेरी दीदी की शादी की बात पूछने लगी। बस 1 माह ही तो थे उनकी शादी को, और क्या कुछ बात नहीं हो गया था। लेकिन वहीं मेरी दीदी के दोस्त भी मुझसे मिल गई थी। दीदी के बारे में पूछने लगी। दीदी के दोस्त ने जो मुझे झटका दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी उनकी दोस्त के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं घर पहुंची तो दीदी बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगी कि प्रिया 3 दिन बाद आखिरी डेट है, इसके बाद मेरी इस घटिया शख्स से जान छूट जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दीदी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाने नहीं छुप रही थी। पहले तो उसकी खुशी देखकर मुझे उनकी दोस्त की बातें याद आने लगी थी। फिर मुझे लगा, नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं हो सकती है, ना ही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जाहिर है उनका पति अच्छा नहीं था, तभी उनको छोड़ने पर वो इतना खुश थी। लेकिन मेरे अंदर मेरा दिल मुझे कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मेरी टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा कि मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मम्मी भी यह सुनकर परेशान हो गई थी। अगर मैं बिल्कुल ठीक थी तो फिर उस डॉक्टर ने मुझसे ये बात क्यों कही थी। फिर मम्मी मुझसे पूछने लगी कि प्रिया, क्या उस डॉक्टर ने तुम्हारे टेस्ट किए थे। मुझे याद आने लगा कि उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं किया था, उसने तो बस मुझे चेक किया था। और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। मैं उसकी बात ही सुनकर परेशान हो गई थी। मुझे कहा कोई और टेस्ट की ज़रूरत नहीं। दीदी ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया था। मुझे जल्दी से घर लेकर आ गई थी और एक तमाशा से खड़ा कर दिया था। कुछ देर तो मेरी मम्मी चुप रही, फिर मुझसे सारी बातें पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि दीदी को ये बात पता नहीं है कि मम्मी मुझे हॉस्पिटल लाई है, इसलिए मैं उन्हें कुछ ना बताऊं, बस चुप ही रहूं। मैं तो ये बात भी समझ नहीं पाई थी। कॉलेज में दीदी के दोस्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे और अब दीदी के चेहरे पर छाई खुशी की चमक देखकर मैं तो उन पर शक करने लगी थी। रात को एक और राज का पता चलना बाकी था। जब मेरे ही नंबर पर सौरभ जीजा की कॉल आने लगी, ना जाने क्यों मैंने वो कॉल उठा ली। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं चुपचाप सुनती रही। इसके बाद मैं दीदी की आदतों को नोट करने लगी। आजकल न जाने क्यों किसी से भी हंस हंस कर बात करती थी। एक रात मैं पानी पीने रसोई घर में आई तो मैंने रसोई घर से ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर दीदी को चढ़ते देखा। रात के 2 बजे का वक्त था। उस वक्त वो छत पर क्या करने गई थी। मैं उनके पीछे ही चल दी, लेकिन जब मैं ऊपर गई दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहीं से वापस नीचे उतर गई थी। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था।
उसने अपने खातिर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। मैंने जल्दी से पहले अपनी मम्मी को जगाया, उसके बाद भाई को, और उन्हें ऊपर लेके गई। उस वक्त दीदी किसी और नौजवान के साथ गले लगे हुए ये कह रही थी कि वो बहुत जल्द मुझे डिवोर्स मिल जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बेवकूफ़ इंसान से पीछा छुड़वाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा भाई यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा, फिर उस नौजवान को मारने पीटने लगा। वो नौजवान तो अपने आप को छुड़वाकर भाग गया। दीदी का रंग फीका पड़ गया था, उनका सच खुल गया था। उस दिन फ़ोन पर भी जीजा मुझसे यही कह रहे थे, प्रिया, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी दीदी तो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। पहले ही दिन से उसने रोना धोना मचा दिया था कि उसके सर में दर्द है। फिर वो हर रात तुम्हें सर दबाने के बहाने अपने साथ सुलाने लगी थी। मैं उसका पति था, उसे चाहता था, इसलिए उसे अपनी नज़रों से समझाने की कोशिश करता रहा कि वो तुम्हें अपने साथ ना सुलाया करे। लेकिन जब वो बाज नहीं आई तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा शुरू हो गया। मैंने उससे कहा कि प्रिया को वापस भिजवा दो, जब तक वो यहाँ रहेगी तुम और मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन वो रोने धोने लगी, कहने लगी कि बस 1 महीना मेरी बहन को मेरे पास रहने दो। मुझे लगा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। लेकिन मैं भी इंसान था, मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए तुम्हें जूस में हल्की सी नींद की दवा देता था ताकि तुम गहरी नींद सो जाओ और मैं उसके साथ वक्त बिता सकूं। लेकिन वो मुझे करीब तक नहीं आने देती थी, कभी कुछ बहाना करती तो कभी कुछ। और जैसे 1 महीना गुजरा, उसने झूठ बोलकर ये तमाशा खड़ा कर लिया था। मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया है और ना ही कभी कर सकता था, और अब भी अदालत में मुझे सज़ा दिलवाना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना भी नहीं है। बस तुम अगर एक बार सच बोल दो, मैं सज़ा से बच जाऊंगा। मैंने उस वक्त जीजा की बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे उनके बातों पर यकीन भी आ चुका था, क्योंकि ना मैं प्रेग्नेंट थी, ना किसी ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की थी। फिर मुझे मेरी बहन की दोस्त ने भी बता दिया था कि वो किसी आवारा लड़के से मोहब्बत करती है और बहुत मोहब्बत करती है। और अब तो मैं अपनी आंखों से भी देख चुकी थी, सारा सच खुल गया था। भाई ने दीदी को बहुत बुरा भला कहा। भाई जानते थे कि वो लड़का आवारा है। भाई ने कहा कि अब तुम खुद ही अपनी जगह अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार हो। 3 दिन के बाद अदालत में मैंने सच बोल दिया। सौरभ जीजा आज़ाद हो गए थे, दीदी को डिवोर्स भी दे दिए थे। 3 महीना खत्म होते ही भाई ने दीदी की शादी उसी आवारा के साथ करवा दी थी और कहा कि अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद है। 2 साल बाद मेरी भी शादी हो गई थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। कुछ दिन के बाद मैं अपने पति के साथ शॉपिंग करने के लिए एक दुकान में गई तो दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दीदी जॉब कर रही थी, उनके चेहरे पर पहले जैसे रौनक नहीं थी। शायद मोहब्बत का भूत उतर चुका था। उस आवारा लड़के ने उन्हें अपना असली रूप दिखा दिया था, इसलिए वो नौकरी करने पर मजबूर थी। ऐसी मोहब्बत का यही अंजाम होता है। हमारे मम्मी पापा, बहन भाई हमारे अपने ही होते हैं, हमारे लिए अच्छा ही फैसला करते हैं। इसलिए लड़कियों से कहूँगी कि मम्मी पापा की इज्जत को ख़त्म करने के बजाय उनकी इज्जत की चादर से खुद को ढक लेना ही अक्लमंदी है।